नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे करें। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तहत सत्यापन या अनुप्रमाणन क्या होता है। हमारे देश में सबसे अधिक विवाद प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से जुड़े होते हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में आपने संपत्ति के मामले में हर दूसरे आदमी को कोर्ट कचहरी करते देखा होगा। वहीं शहरों में भूमाफिया भी सक्रिय होते हैं जो संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं। लेकिन आज हम बात प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र यानी संपत्ति हस्तांतरण की करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के तरीकों, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और इस संबंध में अनुप्रमाणन क्या है जैसे बिंदुओं पर जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुप्रमाणन या सत्यापन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दस्तावेजों के प्रमाणित किए जाने से संबंधित है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार किसी लिखित दस्तावेज के कथन की प्रामाणिकता के संबंध में दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा यह प्रमाणित करना कि उसमें लिखित कथन किसके द्वारा लिखे गए व उस पर हस्ताक्षर व अंगूठा या पांचों उंगलियों के निशान किसके हैं, यही अनुप्रमाणन कहलाता है। आपको बता दें कि अनुप्रमाणन का कोई एक तय फॉर्मेट अथवा प्रारूप नहीं होता है। साथ ही अनुप्रमाणन के समय गवाहों का एक ही समय उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। अब आपको अनुप्रमाणन से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, दस्तावेज पर दो या दो से अधिक गवाहों के हस्ताक्षर अंतरणकर्ता या निष्पादक अर्थात संपत्ति के मालिक के सामने होना आवश्यक है। दूसरा, हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी एक शर्त का पालन करना अनिवार्य है। गवाहों ने अंतरणकर्ता अथवा निष्पादक या प्रॉपर्टी ऑनर को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो। अंतरणकर्ता या निष्पादक या प्रॉपर्टी ऑनर की मौजूदगी में एवं उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो। यहाँ बता दें कि अनुप्रमाणन के समय हर एक गवाह की मौजूदगी एक ही समय आवश्यक नहीं है। अनुप्रमाणन का कोई विशेष फॉर्मेट अथवा प्रारूप आवश्यक नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के तरीके कई हैं। मित्रों, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के तरीके कई हैं, जैसे कि बिक्रीनामा या सेल डीड, गिफ्ट डीड, हक त्यागनामा एवं वसीयतनामा। संपत्ति को बेचने के लिए जहां बिक्रीनामा या सेल डीड तैयार की जाती है, वहीं प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए गिफ्ट डीड, संपत्ति का त्याग करने के लिए हक त्यागनामा तैयार किया जाता है, तो वसीयत के लिए वसीयतनामा यानी विल तैयार किया जाता है। अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं। सेल डीड यानी बिक्रीनामा क्या होता है। तो साथियों, आपको बता दें कि सेल डीड में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट होता है। इसमें वह सारे नियम एवं शर्तें लिखी होती है जिनके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। एग्रीमेंट में कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आप कितनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है, उसकी दिशा कौन सी है, अथवा प्रॉपर्टी का कौन सा भाग आप बेच रहे हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं अथवा नहीं, उसकी कीमत कितनी है, कहीं यह कीमत सरकार द्वारा तय किए गए सर्कल रेट से कम तो नहीं है, प्रॉपर्टी की कीमत कैसे चुकाई गई, जो मोल भाव मौखिक तौर पर हुआ है उसका जिक्र एग्रीमेंट में किया गया है अथवा नहीं, आदि आदि। गिफ्ट डीड अथवा दान क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 के अंतर्गत दान या गिफ्ट डीड की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी वर्तमान चल अथवा अचल संपत्ति को अपनी इच्छा द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो वह गिफ्ट अथवा दान कहलाता है। ऐसा वह दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम, आदर एवं दया के वशीभूत होकर करता है। गिफ्ट करने वाला व्यक्ति इसके बदले में सामने वाले व्यक्ति से कुछ नहीं ले सकता है। ऐसा होने पर गिफ्ट का अर्थ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट में साफ तौर पर यह लिखा जाता है कि गिफ्ट देने वाला अपनी मर्जी से दूसरे पक्ष को
अपनी चल अचल संपत्ति गिफ्ट कर रहा है जो कि बिना किसी प्रतिफल के है। यहाँ प्रतिफल से आशय गिफ्ट देने वाले के बदले में कुछ कीमत या मूल्य न लिए जाने से है। अब गिफ्ट डीड की कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गिफ्ट डीड भी सेल डीड की तरह लिखित और रजिस्टर्ड होती है। इसमें भी दो गवाह होते हैं। इसमें भी प्रॉपर्टी का ब्यौरा साफ तौर पर दिया जाता है। जितनी स्टाम्प ड्यूटी आप अपने बिक्रीनामे अथवा सेल डीड में देते हैं उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी आपको इसमें देनी होती है। संपत्ति गिफ्ट लेने देने वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई जवाब नहीं देना होता है। गिफ्ट करने वाला चाहे तो अपने जीते जी कोर्ट में केस करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। हक त्यागनामा, जिसे अंग्रेजी में रेलिंक्विश डीड कहते हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चल अचल संपत्ति का स्वामी अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति के हिस्से का त्याग कर उसे दूसरे हिस्सेदार को दे सकता है। मसलन किसी प्रॉपर्टी के कई भाई बहन मालिक होते हैं। ऐसे में कोई भी बहन अपना हिस्सा किसी एक भाई अथवा सभी भाइयों को बराबर बराबर दे सकता है। अब त्यागनामा से जुड़ी कुछ खास बातें को जान लेते हैं। तो दोस्तों, त्यागनामा भी लिखित एवं रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यह बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए। हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार आप अपने किसी निजी रिश्तेदार अथवा ब्लड रिलेशन में ही अपना हक त्याग कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पूरा हिस्सा ही छोड़ना होता है। आप अपने आधा हिस्सा अथवा किसी एक भाग को नहीं छोड़ सकते। इस डीड में सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप नाम मात्र के फीस का भुगतान करके प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं। आपकी सरकार को प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर देने वाली स्टाम्प ड्यूटी बच जाती है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने वाला चाहे तो कोर्ट में केस करके इस डीड को कैंसिल करा सकता है एवं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। वसीयतनामा क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूहों का नाम लिखा होता है जिन्हें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है तो उसे वसीयत यानी विल कहते हैं। विल करने वाला व्यक्ति अनुदानकर्ता टेस्टेटर कहलाता है। जिस व्यक्ति को वसीयत के द्वारा संपत्ति दी जाती है उसे लाभग्रहित या बेनिफिशियरी कहते हैं। वसीयत करने वाला व्यक्ति यानी अनुदानकर्ता यदि अपनी संपत्ति के लिए कोई संरक्षणकर्ता नियुक्त करता है तो उसे निष्पादक करता एग्जीक्यूटर कहा जाता है। वसीयतनामा से जुड़ी खास बातें भी जान लीजिए। वसीयत दो प्रकार की होती है। एक विशेषाधिकार इच्छापत्र यानी प्रिविलेज्ड विल एवं दूसरी विशेष अधिकार रहित इच्छापत्र यानी अनप्रिविलेज्ड विल। वसीयत इंडियन सक्सेशन एक्ट 1952 में वर्णित नियमों के आधार पर लिखी जाती है। वसीयत करने वाला व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। वसीयत लिखित में होती है। इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास एवं दूसरी आपके पास रहती है। प्रॉपर्टी आपको किसी भी से मिली हो अथवा आपने इसे खरीदा हो तो ऐसी संपत्ति का वसीयत किया जाता है। वसीयत दस्तावेज पर वसीयत करने वाले एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें भी नाम मात्र की फीस लगती है। वसीयत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी सही हाथों में चली जाती है। बाद में किसी तरह का कोई विवाद झगड़ा नहीं होता। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। इसके कुछ सामान्य से स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। अपने क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के मूल्य का आंकलन करें। अब वास्तविक मूल्य के साथ इन सर्किल रेट की तुलना करें।
दरअसल वास्तविक मूल्य और सर्किल रेट में से जो ज़्यादा होगा उसी के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। सर्कल रेट के अनुसार स्टाम्प पेपर खरीदें। स्टाम्प पेपर आप खुद जाकर अथवा ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आपको लाइसेंस प्राप्त वेंडरों से दस्तावेज एवं ई स्टाम्प मिल जाएगा। सेल डीड कैसे तैयार होती है इसके बारे में भी जान लीजिए। अब आपको स्टाम्प पेपरों पर डीड तैयार करवानी होगी। इसकी विषय वस्तु लेन देन की प्रकृति के अनुसार बिक्री, लीज, गिरवी अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है। इसके लिए 2 गवाह तैयार करने होते हैं। अब लेन देन करने वाली पक्षों को डीड रजिस्टर करवाने के लिए 2 गवाहों को लेकर सब रजिस्ट्रार के पास ऑफिस जाना होता है। वहाँ बयान दर्ज करवानी पड़ती है। सेल डीड तैयार करवाने के पश्चात 2 गवाह खरीदार एवं बिक्री करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपने बयान दर्ज करने होते हैं, जिसके पश्चात आपका सेल डीड रजिस्टर हो जाता है। सेल डीड यानी बिक्रीनामा रजिस्टर होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट आपको कितने दिन में प्राप्त होगी इसको भी जान लीजिए। 2 से 7 दिन के भीतर पुनः सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर आप बिक्रीनामा हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगाए जाते हैं ज़रा इनको भी जान लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज सरकारी तौर पर आवश्यक किए गए हैं। पहला, लेन देन करने वाले के फ़ोटो। दूसरा, दोनों पक्षों के आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड इत्यादि। तीसरा, डीड की ओरिजिनल कॉपी। चौथा, डीड की 2 फोटो कॉपी। पाँचवा, दोनों पक्षों के मोबाइल नंबर। और ज़रूरी सूचना ये भी जान लीजिए, कभी भी संपत्ति हस्तांतरण यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का काम नोटरी से न करवाएं, यह कच्चा काम होता है। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करके ही पक्का काम कराएं। आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना न भूलें। स्पेशल कानूनी सहायता के लिए समाचार प्रसार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।